हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 9 डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी क्रम को बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक रीजन को, एक क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग एक रीजन को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम लोग देखते हैं। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग ए रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक ऐसा मेथड जिसकी सहायता से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं एक रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का सेंस क्या हुआ, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल का बना हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ये इस शेप का हो सकता है कि स्फेरिकल भी हो, फुटबॉल को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, क्रिकेट बॉल को भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का बना हुआ है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। किसी भी कारणवश अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया जाए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए, तो जो उसके अंदर का खोखला वाला पोर्शन है, खोखला मतलब जो बीच में हॉलो है, जो हमारा फुटबॉल है या फिर क्रिकेट बॉल है, वो कैसा, किस शेप का होता है? हॉलो स्फीयर होता है, बीच में खोखला होता है। तो बीच वाला जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा उसके जो मेटल का सरफेस है सिर्फ उसके ऊपर रहेगा, उसके अंदर चार्ज नहीं जा सकता है। हम लोग पहले से प्रॉपर्टी को पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मेटल के सरफेस के ऊपर ही हमेशा होता है, कभी भी उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में ही होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से इस पोर्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। जैसे मान लीजिए व्हेन ए कंडक्टर हैविंग कैविटी ऑफ एनी शेप इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, ये मोटा, इतना मोटा कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी, कैविटी कहने का क्या मतलब, उसके अंदर एक होल बोल सकते हैं या उसके अंदर एक जगह है। इसको हम ऐसा दिखा रहे हैं जो सर्कल टाइप दिख रहा है, लेकिन इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि स्फेयर है। मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास आम है, अभी आम का मौसम है, तो आम के अंदर से गुठली निकाला हुआ है, अंदर जो स्पेस है वो खाली है। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, और आम जो है वो बना हुआ है किसी मेटल का, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, और बीच में खाली है, इसको हम कैविटी बोल रहे हैं। The charges of conductor redistribute and resides on the outer surface of conductor। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कारण से अप्लाई हो, तो जो चार्ज है वो रीअरेंज हो जाता है और रिसाइड करता है, मतलब उपस्थित होता है इसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, इवन इसके अंदर वाले सरफेस के ऊपर। ये मान लीजिए इतना मोटा है, तो ये चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पर भी नहीं हो सकता है, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही रहेगा, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 रहता है। Thus, the cavity inside the conductor will not experience any force due to charges on outer surface of conductor। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कैविटी के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डेवलप हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैविटी के अंदर कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगा। कैविटी के अंदर मान लीजिए कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते भी हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर के जो चार्ज है उसके द्वारा अंदर के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। इसको हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसा कि अभी कुछ दिन में बारिश का टाइम भी आने वाला होता है, तो बारिश के टाइम में थंडर स्टॉर्म, जो गर्जन होता है और जो लाइटनिंग होता है, तो उस समय हम लोग को क्या सजेस्ट किया जाता है कि हम लोग खुले स्पेस में ना रहें या पेड़ के नीचे ना रहें, कहीं छुपने का कोशिश करें ताकि हम लोग थंडर स्टॉर्म से बच सकें। तो अगर आपके आसपास कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई इस तरह का व्यवस्था है जो पूरी तरह से कवर्ड है, तो उसमें आप आसानी से छुप सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप ऐसा नहीं सोचें कि आपके अगल बगल में कार है और कार आप सोचेंगे कि मेटल बॉडी से बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, तो थंडर स्टॉर्म के कारण अगर उस पर बिजली गिरती भी है, अगर ऐसा सोचा जाए कि थंडर स्टॉर्म होता भी है, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है इसमें करंट आ जाए और जो आपको प्रभावित कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसके अंदर बैठते हैं, कार के अंदर या बस के अंदर, तो आप सेफ माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे सेफ? क्योंकि जो चार्ज अपीयर होगा उसके सरफेस पर, जो चार्ज मान लीजिए थंडरस्टॉर्म के द्वारा
कार या किसी भी बस वगैरह के सरफेस पे आएगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अंदर अंदर वाले सरफेस या कहिए जो आप अंदर बैठे हुए हैं उधर कोई प्रभाव ही नहीं डाल पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उधर नहीं जा पाएगा, वो उसके सरफेस पर ही खत्म हो जाएगा। नहीं, तो आप इस तरह से थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं, ड्यू टू दिस रीजन ओनली इट इज़ सेफर टू सीट इन अ कार और बस ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स रेदर देन टू स्टैंड अंडर ए ट्री और ओपन ग्राउंड। मतलब इसी कारण से, किस कारण से, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जो प्रभाव है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के प्रभाव के कारण ही बस में या फिर कार में बैठना सेफ माना जाता है थंडर स्टॉर्म के टाइम में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 10, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक्स, ये जो टॉपिक हम लोग 9 पढ़े थे या फिर 10 पढ़ रहे हैं, ये हमको कनेक्ट करता है कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको मिलने वाला है, उससे ये लिंक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स एक वैसा मटेरियल है जो इंसुलेटर है, बेसिकली एक इंसुलेटर है, लेकिन इसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इसके ऊपर चार्ज अपीयर होता है। ये इसका खास विशेषता है। इंसुलेटर होने के कारण इसके ऊपर चार्ज अपीयर नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा इंसुलेटर जिसके ऊपर चार्ज अपीयर हो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में, वैसे इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स इज एन इंसुलेटर विच इजिली गेट्स चार्ज्ड, चार्ज्ड भी बोल सकते हैं या इसको आप पोलराइज्ड भी बोल सकते हैं, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार का इंसुलेटर है जिसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो ये पोलराइज्ड हो जाता है या फिर चार्ज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इधर दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप बेसिक ये थीम लेके चल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हम पॉजिटिव चार्ज के कारण दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम निगेटिव चार्ज के कारण अगर यहाँ पर सोचते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाता। तो हम जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये इंसुलेटर होने के बावजूद भी इसलिए इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखे हैं, इट्स अपोजिट फेसेस एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका जो अपोजिट फेस है, मतलब इंसुलेटर का जो अपोजिट फेस है, ये फेस और ये फेस एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसके ऊपर इक्वल ये जो चार्ज का अमाउंट है वो सेम है और अपोजिट चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम्पल, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक्स है वो एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, पैराफिन वैक्स, इस तरह का और भी बहुत सारा चीज़ है जो डाइलेक्ट्रिक्स के रोल में आ सकता है। ये सबका सब इंसुलेटर है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज अपीयर होता है। अब जो डाइलेक्ट्रिक्स का मॉलिक्यूल है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसका मॉलिक्यूल पोलर हो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जो नॉन पोलर मोलिकुल्स रखता है या जिसके अंदर नॉन पोलर मोलिकुल्स होता है उसको हम लोग नॉन पोलर मोलिकुल या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। द मोलिकुल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में बी पोलर और नॉन पोलर मोलिकुल्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स कहने का क्या सेंस, अभी हम लोग क्या समझे हैं कि इंसुलेटर जो जिसके ऊपर चार्ज अपीयर हो सकता है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, दोनों मोलिकुल्स का हो सकता है। पोलर और नॉन पोलर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अभी एक बार और हम समझाएंगे बेहतर ढंग से। द डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग पोलर मोलिकुल्स आर नोन एज पोलर सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक्स। वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसके पास पोलर मोलिकुल हो उसको हम लोग पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। एंड द डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग नॉन पोलर मोलिकुल्स आर नोन एज नॉन पोलर सब्सटेंस। और वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसके पास नॉन पोलर मोलिकुल हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये पोलर नॉन पोलर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग जानेंगे कि पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलेंगे। मतलब वैसा इंसुलेटर जो पोलर होना चाहिए, नहीं, वैसा सब्सटेंस या वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जो पोलर है उसको हम लोग पोलर सब्सटेंस बोलेंगे। उसका क्या क्या विशेषता है, हम लोग इसको पोलर क्यों बोलेंगे, इस चीज़ को हमको जानना है। तो एक बात जो आपको याद रखना है कि वैसा सब्सटेंस या वैसा डाइलेक्ट्रिक्स जिसके अंदर जो मोलिकुल्स है उस मोलिकुल्स में जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है
तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। क्या कंडीशन याद रखना है कि वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है उसको पोलर सब्सटेंस बोलेंगे, और वैसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर सब्सटेंस, मतलब नाम का उल्टा। नहीं तो a molecule in which center of mass of positive charges does not coincide with center of mass of negative charges, मतलब वैसा मॉलिक्यूल जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करता है निगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। उम्मीद है ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या सब हो सकता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर सब्सटेंस का? HCl। HCl में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करता है। H2O, फिर NH3, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्कोहल, इस तरह के और भी कई सारे चीज़ हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक फिगर बनाए हैं H2O का। H2O को देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले और यहाँ पर हाइड्रोजन ले, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो इसका जो फिगर बनता है, इसका जो शेप बनता है, वो दोनों हाइड्रोजन इस तरह से सेपरेट होता है और दोनों के बीच एंगल 105 डिग्री का एंगल बनता है ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन के बीच का। तो इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, वो उसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं करता है। इसी तरह का कंडीशन HCl, H2O, NH3, CO, अल्कोहल सब में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। एक बार और इसको रिपीट करता हूँ, वैसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस का एक और विशेषता है कि ये सिमेट्रिकल शेप का नहीं होता है। सिमेट्रिकल शेप हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा शेप जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हो जिसको हम इक्वली इधर और इधर दो पार्ट में बांट सके तो ये हमारा सिमेट्रिकल शेप माना जाएगा। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे अगर बांटे तो ये हमारा सिमेट्रिकल शेप नहीं माना जाएगा। तो पोलर मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल शेप के नहीं होते, ठीक, लेकिन पोलर मोलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि पोलर मोलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है और पोलर मोलिक्यूल्स का एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने का पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल किया जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट किया जाएगा, जिसके कारण ये रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। नहीं फिर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस अगर हमारे पास है, पोलर सब्सटेंस कहने का क्या सेंस, वैसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेंटर्ड नहीं है या फिर कहिए कोइंसाइड नहीं करता है, उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक पोलर सब्सटेंस है, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो है, तो इस कंडीशन में इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से अरेंज्ड है कि एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। इस तरह से इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सीक्वेंस बना हुआ है, इस तरह से क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इंडिविजुअल, यहाँ जो मॉलिक्यूल एक इंडिविजुअल है इसके पास डाइपोल मोमेंट है, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डाइपोल मोमेंट देखेंगे, अगर ये क्लोज्ड फॉर्म जो है इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका भी देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता तब तो इसका डाइपोल मोमेंट होता। नहीं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड, रैंडमली ओरिएंटेड एंड फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में जो मोलिक्यूल है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है और क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है।
ऑल इंडिविजुअल मोलिकुल्स आर हैविंग डाइपोल मोमेंट, इंडिविजुअल मोलिकुल्स का डाइपोल मोमेंट होता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो When इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द पोलर सबस्टेंस, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इस पोलर सबस्टेंस के ऊपर या कहिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। हर मॉलिक्यूल में यही कंडीशन होगा, निगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्टेड होगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया जाएगा, नहीं मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस तरह का सिचुएशन आप समझ रहे हैं, दोनों पे इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE और निगेटिव चार्ज के ऊपर माइनस QE, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। आप इस चीज़ों को पहले से चैप्टर 1 से ही समझ रहे हैं। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों के ऊपर अप्लाई हो तो इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अरेंज्ड हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाई होकर इधर चला जाएगा और निगेटिव चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होकर इधर आ जाएगा, नहीं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द पोलर सबस्टेंस, जब पोलर सबस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ऑन ईच इंडिविजुअल मोलिकुल, हर एक इंडिविजुअल मोलिकुल पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड गेट्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, और जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड होगा। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अट्रैक्टेड है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया जा रहा है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज इधर है। The dipole moment of all molecules gets added and the polar dielectrics has the certain dipole moment. जो डाइपोल मोमेंट है इसका 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 हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को ऐड किया जाएगा, और जो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलेगा। पहले क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया जा रहा था तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है तब टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है नॉन पोलर सबस्टेंस या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो पोलर था उसका जस्ट अपोजिट, पोलर में हम लोग क्या समझे हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेंटर्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसका क्या था कि वैसा सबस्टेंस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेंटर्ड होता है, कॉन्साइड्स करता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सबस्टेंस या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। A molecule in which center of mass of positive charge coincides with the center of mass of negative charge is called non-polar molecule। मतलब वैसा सबस्टेंस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में भी समझे होंगे आप लोग, जैसे इसका एग्जांपल है N2, O2, H2, CO2, मीथेन और बेंजीन, इस तरह का और भी चीज हो सकता है, ठीक। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सिमेट्रिकल शेप होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग देख सकते हैं जैसे H2 को हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल है, तो दो एटम है, तो एक और एक, दोनों का एक एक चार्ज है, तो इसको हम सिमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल शेप। अगर यहाँ से हम लाइन खींचे तो जैसा इधर है सेम वैसा ही इधर भी। CO2 भी हमारा सिमेट्रिकल शेप में है, नहीं। तो इसका देखा जाए तो दोनों का जो चार्ज है वो सेंटर्ड है, CO2 में भी सेंटर्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हमको समझना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो रहेगा। जब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो इसके और इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा नहीं। जब फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है, वो क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे ही हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण पॉजिटिव चार्ज रिपेल्ड होकर इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा का बात ये है कि ये निगेटिव चार्ज के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा बढ़ते रहेगा और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है वो थोड़ा सा बढ़ते रहेगा, जिसके कारण इसका जो डाइपोल लेंथ है, आप पहले से जान रहे हैं कि अगर इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो इसका डाइपोल लेंथ है
वो एक लिमिट तक इंक्रीज होगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा माइनस क्यू ई और इसके ऊपर प्लस क्यू ई, तो दोनों फोर्स के अप्लाई होने के कारण ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और एक लिमिट तक स्ट्रेच होगा। जहाँ तक ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये फोर्स वहाँ तक अप्लाई किया जाएगा जहाँ तक ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के बराबर ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और ये दोनों इंडिविजुअली जो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स इक्वल हो जाएगा। वहाँ तक इसका जो डाइपोल लेंथ है वो स्ट्रेच होगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो पहले था, अब जीरो से हट के इसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग मेंशन किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है आप लोग बहुत डिटेल में जानना है। पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, जिसके कारण ये रोटेट करेगा और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड एंड बोथ चार्जेस गेट्स अरेंज्ड, और दोनों चार्ज क्या होता है, अरेंज हो जाता है। डाइपोल लेंथ इज स्ट्रेच्ड टिल ए लिमिट ऑफ फोर्स एडजस्टेड बाय बोथ चार्जेस। जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ये फोर्स दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ जब तक एडजस्ट नहीं होता है तब तक दोनों का जो डाइपोल लेंथ है वो स्ट्रेच्ड होता है। ठीक है, thus a non-polar molecules gets stretched and gets converted into a पोलर मोलेकुल्स। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर मोलेकुल है वो स्ट्रेच्ड होता है, जो नॉन पोलर मोलेकुल है वो स्ट्रेच्ड होता है, और स्ट्रेच होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बदल जाता है किसमें, पोलर मोलेकुल में। मतलब पोलर नॉन पोलर मोलेकुल था पहले, मतलब इसके ऊपर चार्ज अपीयर नहीं हो रहा था, और चूंकि इसका डाइपोल लेंथ बढ़ा है, स्ट्रेच हुआ है, इसके कारण इधर ये पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट करेगा और इधर नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट करेगा, और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलर मोलेकुल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एंड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ डेवलप हो रहा है, जो स्ट्रेच होने के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे अच्छे से। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।